हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 ज्योग्राफी बुक सेकंड चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का ये पार्ट 3 है, जिसमें हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। नॉन मेटेलिक मिनरल में हमारी बुक में हमें दिया हुआ है माइका। माइका बेसिकली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये स्प्लिट हो जाता है बहुत थिन शीट के अंदर और एक टफ और फ्लेक्सिबल मेटल नॉन मेटल है। माइका का प्रोडक्शन इंडिया में हमें देखने को मिलता है झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और तमिलनाडु में। इसके अलावा वेस्ट बंगाल और एमपी में भी हमें इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। झारखंड में हम अगर बात करते हैं तो इसका जो हमें देखने को मिलता है झारखंड में वो हाई क्वालिटी का माइका मिलता है हजारीबाग प्लेट्यू के अंदर। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में हम देख सकते हैं नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ माइका। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट है। राजस्थान में माइका बेल्ट बेसिकली हमें देखने को मिलती है जयपुर टू भीलवाड़ा अराउंड उदयपुर में। माइका डिपॉजिट हमें देखने को ज़्यादातर मिलता है और इसके अलावा मैसूर और हसन डिस्ट्रिक्ट जो कि कर्नाटका में है, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई एंड कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। एलिप्पी जो है वो केरला, रत्नागिरी महाराष्ट्र में और पुरुलिया और बंकुरा जो है वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं माइका के डिपॉजिट्स। तो ये हो गया माइका डिपोजिशन। अब हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। मिनरल्स फ्यूल्स आर एसेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। बेसिकली मिनरल्स जो फ्यूल्स हैं उनका यूजेस जो है वो इन सभी एरियाज में हमें देखने को मिलता है। मिनरल फ्यूल्स में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कोल की, पेट्रोलियम की और नेचुरल गैस की। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स भी हमारे कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में देखने को मिलते हैं। दीज कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्स हैं जो कि टाइम के साथ में धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कोल की। कोल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स विच इज मेनली यूज इन जनरेशन ऑफ थर्मल पावर एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। कोल अकर्स बेसिकली कोल कहाँ देखने को मिलता है तो बेसिकली हमें 2 जियोलॉजिकल एजेस नेमली गोंडवाना और टर्शियरी डिपोजिशन में हमें इसके डिपोजिशन देखने को मिलते हैं। 80% ऑफ द जो कोल डिपोजिशन है इंडिया में वो बिटुमिनस टाइप का कोल है और ये बेसिकली नॉन कोकिंग ग्रेड का कोल है। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट फील्ड हमें देखने को मिलते हैं गोंडवाना कोल फील्ड ऑफ इंडिया। ये कहाँ है? दामोदर वैली के अंदर देखने को मिलता है। झारखंड बंगाल कोल बेल्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड है और इसमें रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करणपुर, तो ये एरिया हैं जो इम्पॉर्टेंट कोल एरियाज में इंक्लूडेड है। रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करणपुर। झरिया की अगर हम बात करते हैं तो झरिया जो है लार्जेस्ट कोल फील्ड है फॉलोड बाय रानीगंज। राइट, अदर रिवर वैलीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं गोदावरी, महानदी, सोन। यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है? कोल फील्ड देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स की अगर हम बात करें तो सिंगरौली जो है वो आपके एमपी में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, तलचर एंड रामपुर उड़ीसा में, चंदा, वर्धा, कम्पटी और बेंदर जो है वो आपके महाराष्ट्र में है, सिंगरेनी तेलंगाना में है और पंडूर आपके आंध्र प्रदेश में है। एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा सिंगरौली जो आपके एमपी में आता है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, तलचर और रामपुर ओडिशा में, चंदवर्धा, कंपेट और बंडे आपके महाराष्ट्र में है, सिंगरेनी तेलंगाना में है और पंडूर आपके आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? कोल फील्ड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम जब टर्शरी कोल की बात करते हैं तो इसमें आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड एरिया में टर्शरी कोल फील्ड देखने को मिलेगा। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दारंगिरी, चेरापूंजी, मेलोंग और लैंग्रिन जो मेघालय में है, मकाऊ, जयपुर, नजरिया एंड अपर असम, नमचिक, नमपुक अरुणाचल में है और कालाकोट जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ इन सभी एरियाज में हमें टर्शरी टाइम का कोल फील्ड देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो ब्राउन कोल है या लिग्नाइट कोल जिसको हम कहते हैं, ये तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में, पुडुचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली हमारे क्या हो गए? कोल फील्ड्स हो गए हैं। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट
varying in chemical composition, color and specific gravity. It is an essential source of energy for all internal combustion engines in automobiles, रेलवेज एंड एयरक्राफ्ट. तो बेसिकली पेट्रोलियम का यूज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है. यहाँ इससे हमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं पेट्रोलियम से. सो बेसिकली वो बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके प्रोसेस्ड होते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री सच एज फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, वेस्लीन्स, लिब्रिकेंट्स, वैक्स, सोप एंड कॉस्मेटिक्स. राइट. क्रूड पेट्रोलियम अकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द टर्शरी पीरियड. जो टर्शरी पीरियड की सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें हमें क्रूड पेट्रोलियम देखने को मिलेगा. ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वाज सिस्टमेटिकली टेकन अप आफ्टर द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वाज सेट अप. ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, एमसीक्यूज में देखा जा सकता है. नेचुरल गैस एंड कमीशन, जो आपका गैस कमीशन बना था एनजीसी, ये बना था 1956 में. राइट. Till then, Digboi in Assam was the only oil producing region, but the scenario changed after 1956. 1956 के बाद में scenario change हुआ और recent years में oil deposits have been found at the extreme western and eastern part of the country में देखने को मिलते हैं. असम में डिगबोई, नहरकटिया, मोरन आर इम्पॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज. ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि असम हो गया, डिगबोई हो गया, नहरकटिया हो गया और मोरन हो गया, इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज में इंक्लूडेड हैं. मेजर ऑयल फील्ड्स की जब हम बात करते हैं तो गुजरात आर अंकलेश्वर, कलोल. गुजरात में कौन कौन से हैं? एक तो है अंकलेश्वर, कलोल, महसाना, नवगम, कोसंबा और लुनेज. यहाँ पे हमें जो है गुजरात के अंदर ऑयल फील्ड्स देखने को मिलती हैं. मुंबई हाई विच लाइज 160 किलोमीटर ऑफ मुंबई वॉज डिस्कवर्ड इन 1973 एंड प्रोडक्शन कमेंस इन 1976. Oil, natural gas have been found in exploratory wells in Krishna, Godavari and Kaveri basin on the east coast. Oil extracted from the wells in crude oil and contains many impurities. So basically वो डायरेक्टली यूज नहीं होता है और इसको रिफाइन किया जाता है. तो इंडिया में ऐसी 2 रिफाइनरीज भी हैं जो रिफाइन कर रही हैं ऑयल को, जिसमें हम एक देखते हैं फील्ड बेस्ड रिफाइनरी और एक हम देखते हैं मार्केट बेस्ड रिफाइनरी. फील्ड बेस्ड रिफाइनरी और मार्केट बेस्ड रिफाइनरी की जब हम बात करते हैं तो इसके 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें. डिगबोई जो है एग्जाम्पल है फील्ड बेस्ड रिफाइनरी का. ये क्वेश्चन आया भी हुआ है बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स के अंदर, तो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि डिगबोई आपका असम में है. डिगबोई जो वाला पार्ट है वो आपके फील्ड बेस्ड रिफाइनरी है और बरौनी जो बिहार में है वो आपका एग्जाम्पल है मार्केट बेस्ड रिफाइनरी का. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. इसके बाद हम देखते हैं नेचुरल गैस की बात करते हैं हम. नेचुरल गैस जो है वो आपके जहां पे पेट्रोलियम होगा उसी के आसपास वाले एरिया में आपको देखने को. नेचुरल गैस का जो यूज होता है बेसिकली डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के फॉर्म में होता है. इट इज यूज एज फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और फॉर हीटिंग पर्पज इन इंडस्ट्रीज. ओके. एज अ रॉ मटेरियल इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है. एक्सपेंशन की बात करें अगर हम, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स जो हैं वो थोड़े एक्सपेंड हुए हैं और आपके जो है नेचुरल गैस इज ऑल्सो एमर्जिंग एज अ प्रिफर्ड ट्रांसपोर्ट फ्यूल जिसको हम सीएनजी कहते हैं और कुकिंग फ्यूल जिसको हम पीएनजी कहते हैं एट होम्स. इंडियाज मेजर गैस रिजर्व्स हम देखने को हमें मिलता है ज्यादातर मुंबई हाई में और कोस्टल एरियाज में भी हम देख सकते हैं सप्लीमेंटेड बाय कैम्बे बेसिन. कैम्बे का जो बेसिन है वहां पे, तो यहाँ पे कृष्णा गोदावरी बेसिन के नियर बाय भी हमें देखने को मिलता है. अब हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ, सोर्सेज की तरफ. इसमें हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल सोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी यूज एग्जॉस्टेबल रॉ मटेरियल्स. राइट. ये सारे एग्जॉस्टेबल रॉ मटेरियल्स हैं और सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज आर ओनली द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. सस्टेनेबल जो सस्टेन कर सकते हैं इन फ्यूचर भी बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, उसमें हम देखते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास. राइट. ये अब इनका भी कुछ क्वालिटी है कि एक तो ये देखो मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं. राइट. और ये हमें प्रोवाइड करते हैं सस्टेन इको फ्रेंडली चीपर एनर्जी. और स्टार्टिंग में इसका थोड़ा सा कॉस्ट हाई होता है, देन आफ्टर दैट जब ये यूजेस में आना शुरू होते हैं तो ये हमें बहुत चीपर रेट्स में प्रोवाइड हो जाते हैं. इसमें हम सबसे पहले हम बात करें जैसे न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं. Nuclear energy has emerged as a viable source in recent years, recent times. Important minerals used for the generation of nuclear energy are uranium.
अब इसमें देखो कौन सा आता है, यूरेनियम आता है एंड थोरियम आता है, राइट। यूरेनियम डिपॉजिट्स की हम बात करते हैं तो धारवाड़ रॉक्स में यूरेनियम डिपॉजिट हमें देखने को मिलता है। यूरेनियम ओर्स आर नोन टू अकर इन सेवरल लोकेशंस अलोंग द सिंहभूम कॉपर बेल्ट। जो कॉपर बेल्ट है सिंहभूम, वहां पे भी हमें देखने को मिलता है। ये हमें और कहाँ देखने को मिला? राजस्थान के अंदर उदयपुर में, अलवर में, झुंझुनू में ये देखने को मिलता है। दुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, भांद्रा डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में है, यहाँ पे भी हमको जो है वो ये हमारा जो है यूरेनियम के डिपोजिशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर थ्योरियम की अगर हम बात करते हैं तो थ्योरियम इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम मोनेजाइट एंड एल्मेनाइट इन द बीच सैंड्स जो होते हैं केरला और तमिलनाडु में जो बीच सैंड्स हैं वहां पे। और वर्ल्ड का रिचेस्ट जो डिपोजिट है मोनेजाइट का वो है पलक्कड़ एंड कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पलक्कड़ और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो केरला के अंदर है वहां पे आपको मोनेजाइट के रिचेस्ट डिपोजिट्स देखने को मिलेंगे। नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, और महानदी रिवर डेल्टा जो उड़ीसा में है वहां पे भी हमें देखने को मिलेगा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना था आपके 1948 में, और इसने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉम्बे इन 1954, और इसको रीनेम किया गया। जो आपका ट्रॉम्बे जो 1954 में बना, इसका नाम अभी 1967 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं तो तारापुर जो महाराष्ट्र में है, रावत भाटा कोटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा यूपी में है, कैग जो है आपके कर्नाटका में है, और काकरपाड़ आपके गुजरात में है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी नाम से पता चल रहा है कि सन की जो रेज होती है उनको टैप्ड करके फोटो वोल्टिक सेल्स जो होते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। इफेक्टिव प्रोसेस है, कंसीडर टू बी वेरी इफेक्टिव टू टैप सोलर एनर्जी आर फोटोवोल्टिक एंड थर्मल सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। और ये आपके बेसिकली एडवांटेज ओवर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इट इज अ कॉस्ट कंपेटिटिव और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है। सोलर एनर्जी 7% मोर इफेक्टिव देन कोल, ओके। और ऑयल बेस्ड प्लांट्स जो होते हैं उनसे 10% मोर इफेक्टिव देन न्यूक्लियर प्लांट्स। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली आफ्टर द जो राम मंदिर वाला जो इनॉग्रेशन हुआ राम मंदिर का, उसके बाद में जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी जो है अनाउंसमेंट किया है कि 1 लाख से ज़्यादा जो फैमिलीज हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा सोलर जो एनर्जी रिसोर्सेज प्लांट है उसको, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उनके लिए थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो बेसिकली इंडिया इस पे काम भी कर रहा है। इंडिया में बहुत सारे स्कोप हैं सोलर एनर्जी को लेकर, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है फॉर सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज के पर्पज से। जनरल यूज इसका अगर हम देखते हैं तो अप्लायंसेज में हीटर्स, क्रॉप ड्रायर्स जो होते हैं, कुकर्स में वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज ग्रेटर पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान में भी काम कर रहा है ये, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सोलर एनर्जी। नेक्स्ट मतलब जो सोलर एनर्जी है बेसिकली गुजरात और राजस्थान में बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट। विंड एनर्जी की जब हम बात करते हैं, विंड एनर्जी जो है बेसिकली एब्सोल्युटली पोल्यूशन फ्री है, इनएग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम ब्लोइंग विंड्स इज सिंपल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टर्बाइंस इज कन्वर्टेड। ये बेसिकली काइनेटिक जो एनर्जी होती है विंड की उसको टर्बाइन के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक। अब जैसे कुछ विंड्स होती हैं, जैसे परमानेंट विंड्स होती हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, परमानेंट विंड्स होती हैं, कुछ ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं, सीजनल विंड्स होती हैं। तो ये जो विंड्स होती हैं बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं इसके अंदर। और हम इसमें देख सकते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। कहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है विंड से, तो राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र, कर्नाटका। फेवरेबल विंड कंडीशंस यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। टाइडल और वेव एनर्जी की हम बात करें तो बेसिकली मतलब ओशन से रिलेटेड एनर्जीज हैं। तो ओशन करंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इन फाइनाइट एनर्जी रिसोर्सेज का। और 17th और 18th सेंचुरी की बिगनिंग में जो एफर्ट्स थे क्रिएट अ मोर एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम फ्रॉम द
सीजलेस टाइडल वेव्स और ओशन करंट से इन्होंने स्टार्ट किया. लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन एज अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया, हेंस इंडिया हैज अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टाइडल एनर्जी. इंडिया के पास में बहुत पोटेंशियल है टाइडल एनर्जी में काम करने के लिए. फिर हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की. जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली इंटीरियर में जो हमारे मैग्मा होता है, वॉल्केनिक इरप्शन जो हम बात करते हैं, उससे जो एनर्जी निकलती है, ट्रिमेंडियस हीट होती है, बहुत हीट रिलीज करता है वो एरिया, तो वहां से हमें एनर्जी मिल सकती है. सक्सेसफुली भी टैप्ड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम इसको टैप्ड कर सकते हैं. हॉट वाटर गैसेज आउट थ्रू द गीजर्स वेल इज ऑल्सो यूज इन द जनरेशन ऑफ थर्मल एनर्जी. It is popularly known as a geothermal. This energy is now considered to be one of the key energy sources में इसको हम consider करने लगे हैं, which can be developed is an alternate source. और hot springs geysers are being used since the medieval period. और in India a geothermal energy plant has been commissioned at मणिकरण in हिमाचल प्रदेश. ये थोड़ा सा important है, इसको ध्यान रख लीजिएगा. मणिकरण हिमाचल प्रदेश में जियोथर्मल एनर्जी कमीशन जो है एस्टैब्लिश किया गया है. यहाँ दिया हुआ है देखो, फर्स्ट सक्सेसफुल 1890 में आपके अटैम्प्ट टू टैप द अंडरग्राउंड हीट वाज मेड इन द सिटी ऑफ बोइशे, इदाहो, यूएसए, वेयर अ हॉट वाटर पाइप नेटवर्क वाज बिल्ड टू गिव हीट टू द सराउंडिंग बिल्डिंग्स. दिस प्लांट इज स्टिल वर्किंग. तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल दे दिया है कि किस तरह से काम कर रहा है. बायो एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो बायो एनर्जी बेसिकली डिराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं विच इंक्लूड एग्रीकल्चर रेसाइड्स, रेसिड्यूज, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्टेज जो होते हैं. बायो एनर्जी इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, हीट एनर्जी, गैस फॉर कुकिंग, और इट विल ऑल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. दिस विल इम्प्रूव इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरिया. ये बेसिकली रूरल एरियाज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है. डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करता है. एनहेंस सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन फ्यूल वुड. बेसिकली फ्यूल वुड के ऊपर जो प्रेशर है उसको भी कम कर रहा है ये. वन सच प्रोजेक्ट्स कन्वर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी जो है ओखला में आप देख सकते हैं कि ओखला जो है फेमस है आपके वेस्टेज के लिए. ठीक है, जो वेस्टेज है, जो भी डंपिंग वेस्टेज होता है, डंप कर देते हैं ओखला के अंदर. आपने देखा होगा माउंटेन्स बन चुके हैं यहाँ पर कचरे के. तो उस कचरे को, उस वेस्टेज को किस तरह से रीयूज किया जाए बायो एनर्जी के फॉर्म में, तो उस पर काम कर रहे हैं. लास्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज बेसिकली मतलब यही है कि आप जो है कि किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं मिनरल